हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडी है उसका चैप्टर 8.2। इस चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और चैप्टर का हमारे का नाम है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण की प्रणालियाँ। तो देखो, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर टेक्निक्स 2 टाइप की है। पहले टाइप की टेक्निक्स को कहा जाता है ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक और सेकंड टाइप की टेक्निक को कहा जाता है मॉडर्न कंट्रोल की टेक्निक। तो जो ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक है वो हम लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में कर चुके। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, पता ही चल गया होगा कि हमने ट्रेडिशनल कंट्रोल की टेक्निक कर ली है, तो अब हम मॉडर्न कंट्रोल की टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न कंट्रोल की जो टेक्निक है वो हमारी 6 टाइप की है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट 4 टाइप की टेक्निक्स हैं मॉडर्न में वही करेंगे। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल जो गेजन सक्सेस पॉइंट है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, नीचे रेड बटन दिया हुआ है और साइड में यहाँ पर बेल आइकन भी है। आप रेड बटन यानी कि सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक को केवल मॉडर्न ही नहीं, कंटेम्प्रेरी भी कहा जाता है, यानी कि समकालीन या आधुनिक नियंत्रण की प्रणालियाँ कौन कौन सी है। जैसा कि आपको बताया कि ये 6 टाइप की है, उसमें हम सबसे पहले जो टाइप की टेक्निक है वो करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI के नाम से भी कहा जाता है, पढ़ा जाता है। ROI की कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय। तो देखो, ये मॉडर्न टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर नियोजित पूंजी के आय की तुलना करके व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो नियोजित पूंजी होती है उस पूंजी पर जो आय होती है उसकी कंपैरिजन करके इसमें तुलना करके की मूल्यांकन किया जाता है। निवेश पर आय में वृद्धि व्यवसाय की प्रगति का सूचक होती है और कमी इसके विपरीत, यानी कि इसकी जो है ये कह सकते हो कि अप्रगति का, ये कह सकते हो कि बिजनेस के डाउन जाने का संकेत हो सकती है। तो ये जो है ROI, इसका फॉर्मूला क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। यह विनियोजित पूंजी का अर्थ व्यवसाय में लगाई गई कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी दोनों के योग से है। कई बार आ जाता है ना कि विनियोजित पूंजी, निवेश के अंदर अकेली केवल कोई पूंजी नहीं आती, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों इंक्लूड की जाती है। जबकि आय का अभिप्राय शुद्ध नेट इनकम से होता है। यहाँ आय का जिक्र आया था इसमें, जिसमें हमने किया था, तो उसका आय का मतलब होता है नेट इनकम, ऐसी इनकम जिसमें से सारे खर्चे आपने घटा दिए हों। ROI की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। कई बार ये 1 नंबर में फॉर्मूला आ जाता है कि ROI का फुल फॉर्म या इसका फॉर्मूला लिखे, निवेश पर आय का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे ROI नेट इनकम या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें आपको ऐसा प्रॉफिट लेना है जिसमें से अभी तक आपने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं लेस कर रखा हो, यानी कि बिफोर वर्ड दिया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट और टैक्स इस प्रॉफिट के अंदर ही है, बटे में टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये हमारा है फॉर्मूला ROI का। अब हम करते हैं, निवेश पर आय का उपयोग पूरे व्यवसाय की प्रगति का मापन करने के लिए किया जाता है। ROI के मापन से आपको पूरे बिजनेस की जो प्रगति है या प्रगति की स्पीड है उसका पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसी एक डिवीज़न की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है या प्रगति के मापन के लिए पूर्व निर्धारित या वास्तविक निवेश पर आय की तुलना भी की जा सकती है। यानी कि पूर्व निर्धारित, आपने कुछ निर्धारित कर रखा है कि इतनी पूंजी लगाने पर इतनी आय होनी चाहिए और वास्तव में जितनी पूंजी लगाई है उस पर कितनी आय हुई है, इसकी तुलना भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 वर्षों की निवेश पर
आय की तुलना करके भी चालू वर्ष यानी कि ईयर, यहाँ ईयर है, चालू वर्ष की प्रगति जान सकते हो। पिछले वर्षों की, पिछले 2 वर्ष नहीं लिखेंगे यहाँ, पिछले वर्षों की निवेश पर आय की तुलना करके भी चालू वर्ष की प्रगति को जान सकती हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक टेक्निक थी जो थी जिसपे कैपिटल लगाई है, उस पर प्राप्त होने वाली आय से आप ये जान सकते हो कि आपके बिजनेस प्रगति कर रहा है या नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक थी। हम सेकंड टेक्निक करते हैं। सेकंड टेक्निक का हमारा नाम है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण एक ऐसी नियंत्रण पद्धति है जिसके अंतर्गत अनुपातों की मदद से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब ये अनुपात होते कौन कौन से हैं जिनके बेस पर हम विश्लेषण करते हैं और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं? तो तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, ये अनुपात ज्ञात करके हम ये देखते हैं कि क्या एक बिजनेस अपना जो अल्पकालीन ऋण है उनको टाइम पर पे कर सकता है। दूसरा आता है सोल्वेंसी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताता है। और तीसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि व्यवसाय में लाभ प्रदान करने की शक्ति कितनी है। और थर्ड आता है टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपका जो स्टॉक है, आपकी सेल है, आपकी परचेजिंग है, वो किस रेट से चल रही है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये जो चारों अनुपात है इसको हम रेशियो एनालिसिस का एक चैप्टर है आपका बिजनेस अकाउंटेंसी के अंदर, जिसको लास्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस 8वां चैप्टर है, उसमें हम ये चारों रेशियो बड़े अच्छे ढंग से डिटेल से करेंगे, क्योंकि हर एक के 3-3 4-4 रेशियो है। तो यहाँ हम केवल इनका मीनिंग ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तरलता अनुपात, जिसको लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यवसाय के अल्पकालीन शोधन क्षमता से है, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है कि व्यवसाय अल्पकाल में अपने ऋणों का भुगतान कर सकता है या नहीं, यानी कि ऋणों को शोधन करने की क्षमता का पता लगाना। अल्पकालीन शोधन क्षमता का अर्थ व्यवसाय द्वारा अपने चालू दायित्वों के समय पर भुगतान करने की क्षमता। अल्पकालीन कौन से दायित्व होते हैं? चालू दायित्व ही होते हैं आपके। यह भुगतान, ये जो चालू दायित्वों का भुगतान है वो चालू संसाधनों में से चालू दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता को व्यक्त करते हैं। वित्त प्रबंधक को लगातार देखते रहना पड़ता है कि यह अनुपात आदर्श अनुपात से बहुत कम या अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आदर्श रेशियो दिया होता है। जैसे कि ये लिक्विडिटी रेशियो है, इसमें 2 टाइप के रेशियो आते हैं। करंट रेशियो का तो होता है 1:2 रेशियो, और जो क्विक रेशियो होता है उसका 1:1। ये आइडियल रेशियो होता है। तो वित्त प्रबंधक का ये ड्यूटी होती है कि लिक्विडिटी रेशियो है आइडियल रेशियो से कम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है शोधन क्षमता अनुपात, जिसको कहते हैं सोल्वेंसी रेशियो। यह अनुपात व्यवसाय की दीर्घकालीन दायित्वों का समय पर भुगतान करने की क्षमता है, उसकी जानकारी प्रदान करता है। अब दीर्घकालीन दायित्व कौन से होते हैं? जैसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से लोन ले रखा हो, ऋण पत्र ले रखे हो, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। इस रेशो के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि क्या बिजनेस अपना जो लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर है, उनको समय पर पे कर देता है या फिर उन पर क्रिएट होने वाले इंटरेस्ट को समय पर पे करता है या नहीं है। तो इसकी पेमेंट की, यानी कि इंटरेस्ट प्लस इसके प्रिंसिपल अमाउंट की पे करने की क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड आता है आपका लाभप्रदता अनुपात, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नाम से जाना जाता है। यह अनुपात व्यवसाय के लाभ अर्जन नहीं है, ये लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि व्यवसाय में जो पूंजी लगी हुई है उस पर कितनी दर से लाभ हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि पिछले वर्षों के कंपैरिजन में आपका जो प्रॉफिट है वो किस रेट से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे क्या व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभ पर्याप्त है भी या नहीं है। तो प्रॉफिट के बारे में जो जानकारी देता है उस रेशियो को कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फोर्थ नंबर का रेशियो आता है आपका आवर्त अनुपात, इसको कहा जाता है टर्नओवर रेशियो।
ये जो अनुपात या रेशो होता है बेचे गए माल की लागत या विक्रय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। कॉस्ट ऑफ, बेचे गए माल की लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल हमने बनाकर बेच दिया है उसकी कॉस्ट क्या है, या फिर जो माल हमने टोटल माल बेचा है उसके बेस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। ये अनुपात जो टर्नओवर रेशियो है ये बताते हैं कि कहाँ तक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है। इस रेशियो के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेस है क्या वो सही ढंग से यूज़ हो रही हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो एक्स्ट्रा पड़े हैं या उनका मिस यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये था हमारा सेकंड जो है मॉडर्न टेक्निक की सेकंड टेक्निक, रेशियो एनालिसिस। इसके बाद आता है थर्ड जो हमारी है, ये इसको मैं वेरी इम्पोर्टेंट आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसमें हर एक टेक्निक को बच्चे अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, पर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और फिर अकाउंटिंग आ जाती है। इन दोनों वर्ड को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा फोकस करना ताकि आपको इसका मीनिंग और इसको लिखने का तरीका और ये होती क्या है इसके बारे में आपको सही से जानकारी मिल जाए। तो हमारी टेक्निक का नाम है, ये थर्ड टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। तो इसको कहा जाता है उत्तरदायित्व लेखांकन, यानी कि जिम्मेदारी का लेखांकन करना। अब बात आ जाती है कि जिम्मेदारी का कैसे लेखा किया जाए, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे इसकी जिम्मेवारी तय करेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपकी मैनेजमेंट की अकाउंटिंग होती है उसके अंदर ये कह सकते हैं कि दो टाइप होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो पार्ट में, एक पहले में तो हम लेते हैं वस्तु लागत का लेखा करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया उस पर कितनी कॉस्ट है या उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और सेकंड नंबर पे हम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि उत्तरदायित्व का लेखा करना। तो ये दो टेक्निक है इसके अंदर, कुल मिलाकर ये कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के दो पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, और सेकंड पार्ट कौन सा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि वस्तु लागत लेखांकन के अंतर्गत उत्पादित माल की लागत का लेखा जोखा रखा जाता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। सेकंड आता है उत्तरदायित्व लेखांकन। अब उत्तरदायित्व लेखांकन में इसमें व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का लेखा किया जाता है, व्यक्तियों को क्या क्या काम दिया गया है, क्या वो काम उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है या नहीं किया है। या आप सीधा सा ये कह सकते हो जिन जिन व्यक्तियों को जो काम करने की जिम्मेवारी दी गई है उसकी सफलता और असफलता के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। सफल हुआ तो भी वही उत्तरदायी होंगे, असफल हुआ तो भी वही उत्तरदायी होंगे। इस कारण से इसका उत्तरदायित्व लेखांकन नाम दिया गया है। देखो नियंत्रण की उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति को लागू करने के उद्देश्य से संस्था की सभी क्रियाओं को अलग अलग समूहों में विभाजित करके प्रत्येक समूह का एक मुखिया नियुक्त कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी अलग अलग कैसे तय करें। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि फर्म के जो भी संस्था के उद्देश्य जो है उनको सभी क्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं हैं उनके अलग अलग समूह बना देंगे। समूह कैसे बनाएंगे, जैसे प्रोडक्शन के लिए अलग समूह, फाइनेंस के लिए, सेल के लिए, और जो पर्सनल जो मैनेजमेंट होता है जिसमें रिक्रूटमेंट वगैरह की जाती है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो ये क्या हो गए, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। अब इनके लिए प्रत्येक समूह का एक मुखिया नियुक्त कर देंगे। अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर नियुक्त कर दिया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर। इस तरह से हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग से मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार स्थापित समूह को उत्तरदायित्व के अंदर कहते हैं, उत्तरदायित्व केंद्र कहते हैं इसको। उत्तरदायित्व इसको अंदर नहीं कहते, उत्तरदायित्व ये जो हमने बनाए हैं ना, इनको आप उत्तरदायित्व केंद्र या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी कह सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी है, एक डिपार्टमेंट दे दिया
उसकी सफलता है, सफलता के लिए वही जिम्मेवार होगा। और इस एक विभाग को या एक समूह को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी कह सकते हो, जिसकी सफलता या असफलता का पूरा दायित्व इसका मुखिया या विभागीय प्रबंधक का होता है। विभागीय प्रबंधक की प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लाभ को दो भागों में बांटा जाता है। लाभ नहीं, लागत, जो लागत होती है ना, उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। सॉरी, ये लिखा नहीं जाता, कई बार मिस्टेक हो जाती है लिखने में, बोलकर लिखना पड़ता है, इसलिए जो ना विभागीय प्रबंधकों की प्रगति का मूल्यांकन करना है, इसके उद्देश्य से जो लागत है, क्योंकि हमें लागत कंट्रोल करने के लिए ही तो ये बनाना होता है, तो लागत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रथम वो लागतें आती है जिनको नियंत्रण कर सकती है, नियंत्रण लागतें कहती हैं। द्वितीय वे लागतें आती हैं जिनको नियंत्रण नहीं कर सकते, सॉरी, अनियंत्रण लागतें। तो नियंत्रणीय लागतों का अभिप्राय उन लागतों से है जिन्हें एक प्रबंधक अपने अधिकारों का प्रयोग करके न्यूनतम कर सकता है। तो इनके नाम से आपको पता चल गया होगा कि नियंत्रणीय लागतें वे लागतें होती हैं जिनको अधिकारी न्यूनतम कर सकता है। ठीक है। इसके विपरीत ऐसी लागतें जिनके संबंध में प्रबंधक को अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनको हम कौन सी लागतें कहते हैं? अनियंत्रणीय लागतें कहलाती है। या आप सीधा सा यह कह सकते हो कि लागतें दो टाइप की होती हैं, नियंत्रणीय लागतें और अनियंत्रणीय। नियंत्रणीय लागतों को तो प्रबंधक अपने अधिकारों को यूज करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, पर जो अनियंत्रणीय लागतें होती है, अनियंत्रणीय लागतों को वो अपने अधिकारों का यूज करके भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक विभागीय प्रबंधक को केवल नियंत्रणीय लागतों के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब देखो, जिन लागतों वो कंट्रोल कर सकता है, केवल उत्तरदायी भी उसके लिए ही किया जा सकता है। कोई एक लागत है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर फिर भी उस मैनेजर ने वो कंट्रोल नहीं की है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही मैनेजर होगा। तो यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उत्तरदायित्व लेखांकन की परंपरागत पद्धति के सिद्धांतों का विरोध नहीं करता, यद्यपि दोनों में लागतों के अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया जाता है। परंपरागत लेखांकन में वस्तु लागत लेखांकन के माध्यम से उत्पादन की न्यूनतम लागत मालूम की जाती है, जबकि उत्तरदायित्व लेखांकन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लागतों में कमी या वृद्धि के लिए जिम्मेवार कौन है। तो इस तरह से एक प्रबंधक जो है वो इनको कंट्रोल कर सकता है, केवल नियंत्रणीय लागतों को। इसके बाद आता है, हम संक्षेप में इसका देना चाहेंगे, यह लेखांकन की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभागीय प्रबंधक को अपने विभाग की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया क्या है? देखो, इसकी प्रक्रिया को कई चरणों में डिवाइड करके पूरा किया जाता है। तो इसके चरण ध्यान रखना। नंबर 1 जो दे रखा है, पहला चरण, इसको नंबर दे देती हूँ मैं, आप भी नंबर दे लेना। उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। नियंत्रण के लिए सबसे पहले व्यवसाय की सभी क्रियाओं को समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्रिया समूह का एक उत्तरदायित्व केंद्र स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि जो एक समूह है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी कह सकते हो, क्योंकि इसका एक हेड है और वो हेड या वो मैनेजर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फेल्योर या सक्सेस के लिए जिम्मेवार है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब देखो, उत्तरदायित्व के जो केंद्र होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, वो 3 टाइप्स के होती है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर, कॉस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जिन पे केवल एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस होता है, कोई इनकम नहीं होती। तो संस्था की ऐसी इकाई जिस पर खर्च होता है लेकिन उसके उत्पादन को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, लागत अथवा व्यय केंद्र कहलाती है। ऐसा केंद्र जिस पर केवल खर्चा ही खर्चा होता है और उससे कोई लाभ ही ना होती है, तो ऐसे सेंटर को हम कौन सा केंद्र कहते हैं? लागत या व्यय केंद्र कहलाता है। जैसे कार्यालय एक लागत केंद्र के अंदर आता है, ऑफिस जो होता है
इसमें प्रशासनिक कार्यों पर कई तरह के खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इन कार्यों पर किए गए खर्चों से कितनी आय हुई है। आय तो इनसे कोई आय तो होती नहीं है, तो इस कारण इस पर खर्चा ही खर्चा होता है, इसलिए इसको कौन सा सेंटर कहा जाता है? कॉस्ट सेंटर या एक्सपेंसिस सेंटर कहा जाता है। सेकंड आता है प्रॉफिट सेंटर, लाभ केंद्र। संस्था की ऐसी इकाई जिसका लक्ष्य लाभ के रूप में निश्चित कर दिया जाता है। ये वो इकाई है जिसमें केवल लाभ होता है, एक्सपेंसेस तो होता ही है पर लाभ भी होता है, लाभ केंद्र कहलाता है। ऐसी इकाई के आय एवं व्यय के अंतर से लाभ ज्ञात करके उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कारखाना लाभ केंद्र है, क्योंकि इसमें उत्पादित वस्तुओं की लागत एवं उसके मूल्य के अंतर से लाभ ज्ञात किया जाता है। यानी कि अगर उसका मूल्य ज़्यादा है, लागत कम है, तो क्या हो गया? लाभ। कई बार ये लाभ केंद्र हानि केंद्र में भी बदल जाता है, जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम होती है तो उस टाइम। पर इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट सेंटर के नाम से जाना जाता है। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर विनियोग केंद्र। संस्था की ऐसी इकाई जहां प्रबंधक को आय व्यय के साथ साथ विभाग में प्रयोग की जाने वाली संपत्तियों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। देखो, संस्था के अंदर आय और व्यय तो ठीक है, ये तो जज किए ही जाते हैं, पर साथ में ये भी देखा जाता है कि जो अपनी फर्म की जो एसेट्स है, क्या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनमें कोई कमी रह रही है, मिसयूज हो रहा है, या वो बेकार पड़ी है। तो इसके लिए जो प्रबंधक होगा उसी को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसलिए इस सेंटर को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी थी ये मेथड हमने किया कि सेंटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के प्रोसीजर में सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, लेखांकन की व्यवस्था विधि विकसित करना। उत्तरदायित्व लेखांकन के दूसरे चरण के रूप में लेखांकन की ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है जिससे प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लेखे अलग अलग तैयार किए जा सके। अब देखो, अकाउंटिंग का कोई सिस्टम होना चाहिए। अब देखो, ऊपर हमने इतने सारे सेंटर पढ़े हैं, तो इन सब के अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम भी होने चाहिए। थर्ड आता है लक्ष्य का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। उत्तरदायित्व लेखांकन के तीसरे चरण में सभी विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है कि उसको सेल करने का टारगेट लक्ष्य है, प्रोडक्शन का भी प्रोडक्शन करने का टारगेट, तो सबके टारगेट फिक्स किए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय लागतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। लक्ष्य निश्चित करने के बाद प्रत्येक विभाग की सभी लागतों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिन पर नियंत्रण करना संभव होता है और जिन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता। अब आपको पता होगा कि एक मैनेजर, एक हेड कौन सी लागत के लिए जिम्मेवार होगा? जिन पर कंट्रोल करना संभव है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिन पर कंट्रोल करना संभव नहीं है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो देखो, पहले प्रकार की लागत आएगा, लागत के लिए ही प्रबंधक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 6 नंबर पे आता है हमारा जरूरी कार्यवाही करना, टू टेक नेसेसरी एक्शन। उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति के अंतिम चरण के रूप में विभाग की वास्तविक कार्य पद्धति का रिकॉर्ड रखा जाता है, विचलनों को ज्ञात किया जाता है और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाती है और उत्तरदायित्व निश्चित करके उचित कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर रियल जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड करके और जो आपके स्टैंडर्ड है उनसे कंपैरिजन करके विचलन निकाले जाते हैं, डेविएशन। और जो डेविएशन आई है पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी जो भी अधिकारी होते हैं वहाँ तक रिपोर्ट भेजी जाती है और फिर अधिकारी बताते हैं कि उचित कार्यवाही करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह से यहाँ कुछ नेसेसरी एक्शन भी लिया जाता है।
तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके बाद आपकी फोर्थ आती है जो टेक्निक है, वो है मैनेजमेंट ऑडिटिंग। ये छोटी सी टेक्निक है और इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो मैनेजमेंट टेक्निक प्रबंधकीय अंकेक्षण, इसको प्रबंधकीय अंकेक्षण कहते हैं, एक महत्वपूर्ण आधुनिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अंतर्गत संगठन के सभी स्तरों पर प्रबंधकों की कार्यकुशलता की जांच की जाती है और जांच का कार्य प्रबंधक अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। जो ऑडिटर होता है ना, वो चेक करता है। अब वो क्या क्या चेक करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कोई मैनेजर अपने फील्ड में सक्सेस रहा है या नहीं रहा है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस ऑडिटर की, जो ऑडिटर होता है, इसकी नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ये 2 बातों की जांच करता है। मेन कौन कौन सी बातों की जांच करेगा? प्रथम प्रबंधकीय निर्णय की क्वालिटी। पहले तो ये देखा गया कि जो प्रबंधकों ने डिसीजन ले रखे हैं वो क्वालिटी डिसीजन है या नहीं है। दूसरा देखेगा कि प्रबंध पद्धतियों की कुशलता। प्रबंधकों ने जो पद्धतियाँ, जो मेथड, जो टेक्निक यूज़ कर रखे हैं वो कितनी कुशल है, एफिशिएंट है या नहीं है। तो प्रबंधक अंकेक्षक दोनों प्रकार की जांच करके अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट किसको देगा? जिन्होंने इसकी नियुक्ति की, संचालक मंडल के सामने प्रेजेंट करेगा और साथ के साथ इसको जो कमी लगी है उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए ये सुझाव भी दे देता है। तो देखो, कूंट्ज तथा ओडोनल ने इसकी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन है। प्रबंधकीय अंकेक्षण का अभिप्राय है प्रबंधकों को अलग अलग प्रबंधकों के रूप में मूल्यांकित करके तथा संस्था की समस्त प्रबंधकीय प्रणाली का मूल्यांकन करके प्रबंधकों के गुणों का अंकेक्षण करना है। तो ये इसकी परिभाषा थी, आप याद कर लेना। इसके बाद आ जाता है ऑडिटिंग करने की कोई प्रोसेस तो होनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग पद्धति को लागू करने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाई जाती है। सबसे पहले जो प्रोसेस का पॉइंट वो आता है हमारा नंबर 1, प्रबंधकीय अंकेक्षण पद्धति को लागू करने के उद्देश्य। यानी कि हमने ये जो ऑडिटिंग का टेक्निक लागू की है ये किस उद्देश्य से की है या ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट ऑडिटिंग। उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहले संचालकों द्वारा प्रबंधकीय अंकेक्षण पद्धति लागू करने के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। इसके साथ ही प्रबंधक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि एक्यूरेसी की जांच करना। सेकंड, जब उसको नियुक्त कर दिया तो वो क्या करेगा? जांच करने के लिए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कुछ डाटा कलेक्ट करेगा, तथ्य एकत्रित करेगा। अंकेक्षक की नियुक्ति हो जाने पर वह जांच का काम प्रारंभ कर देता है। जांच के दौरान वह आवश्यक रिकॉर्ड का परीक्षण करता है, जांच करता है, और ज़रूरत हुई तो वो जो भी मैनेजर होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके इंटरव्यू भी लेता है। संस्था की नीतियाँ कौन कौन सी है, संगठनात्मक ढांचा, अभिप्रेरणा की कौन कौन सी टेक्निक अपना रखी है, संदेशवाहन की प्रणालियाँ, इन सब की जांच करता है। और इसके अतिरिक्त एक विशेष अवधि में लिए गए सभी प्रबंधकीय निर्णयों की क्वालिटी की भी जांच करता है कि किसी प्रबंधक ने किस समय, किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया है। तो ये सारी फैक्ट्स कलेक्ट करके उनके बेस पर जांच की जाती है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे, सभी आवश्यक तथ्य एकत्रित है या कलेक्शन करने के बाद वह उनका आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकल, वो जांच करता है और देखता है कि कौन कौन सी क्रियाएं अनावश्यक व अनुपयोगी थी और कौन कौन सी निर्णय असफल रहे और क्यों। अब देखो, वो क्रिटिकल जांच में क्या देखेगा? उसमें देखेगा कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो जरूरी नहीं थी बिजनेस में करनी, फिर भी की गई है, या अनुपयोगी थी या अनावश्यक थी, या कौन कौन से ऐसे डिसीजन थे जो असफल रहे हैं और वो असफल रही हैं तो क्यों रही हैं। तो इसके बारे में जांच करेगा। उसके बाद क्या करेगा? लास्ट में वो देगा सुधार के उपाय, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, जो कमियां रही हैं उनको सुधार करने के सुझाव। प्रबंधक अंकेक्षक का काम केवल कमियों को निकालना ही नहीं बल्कि उन्हें दूर करने के उपाय बताना भी होता है। अतः सबसे अंत में संचालक मंडल को अपनी रिपोर्ट के साथ सुझाव सहित अपनी रिपोर्ट को देगा और बताएगा
कि ये कमियां रही हैं, ये डिसीजन अच्छे रहे, अच्छे बुरी सारी बातें वो संचालक मंडल को बता देगा। तो ये आज हमने की है मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर 4 टेक्निक हमने की है, और जो कि छोटी छोटी टेक्निक्स थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। 6 टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक में, जिसमें से 4 हमने कर ली हैं, 2 टेक्निक रहती है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। 12th बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हिंदी मीडियम का 12th बिजनेस स्टडी का कंप्लीट सिलेबस है। वहाँ पर जाकर आप घर पे रहकर भी आसानी से समझ कर इसको कर सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो कैसा लगा तो उसके लिए लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट